सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर कोई जानना चाहता है, खासतौर से आम लोग भी जानना चाहते हैं कि सोना और चांदी खरीदना क्या इस वक्त सही होगा? जी हाँ, बिल्कुल मेरे हिसाब से सोना खरीदना तो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। कारण ये है कि हम सब देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं। अब हम्म। ऑलरेडी यूएस और यूरोप के बीच में तनातनी है ग्रीनलैंड को लेके। ईरान का इशू बहुत एक्टिव है। साथ ही साथ रशिया यूक्रेन वॉर चल ही रही है। तो ग्रीनलैंड को लेके संभावित कार्रवाई हो सकती है। तो जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के कारण होता क्या है, सेफ हेवन बाइंग होती है हमेशा और हम्म। हेजिंग की जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर दोनों की बाइंग होती है। तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में एप्रिसिएशन की उम्मीद है। गोल्ड जो है बहुत से सेंट्रल बैंक्स भी खरीद रहे हैं क्योंकि डी डॉलराइजेशन हो रहा है, डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है। तो सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व गोल्ड में क्रिएट कर रहे हैं। और उसके अलावा आज की तारीख में टैरिफ्स, रिटेलिएटरी टैरिफ्स का वक्त है। तो ऐसे में लोग स्टॉक मार्केट से ग्लोबली दूर जाते हैं। वो लोग जो हैं इस समय गोल्ड और सिल्वर की तरफ जाते हैं। फिर चाइना ने हम्म। सिल्वर का जो है एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो सोना हम्म। और चांदी दोनों में ही अच्छी बढ़त की उम्मीद है। यहाँ से भी इस लेवल पे भी दोनों के अंदर परचेजिंग की जा सकती है क्योंकि डिमांड हम्म। सप्लाई की बात करें, अल्टीमेटली मार्केट प्राइसेस डिमांड सप्लाई का जो है आउटकम हम्म। होती है। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नए माइंस की उतनी डिस्कवरी नहीं हो रही। और सिल्वर में भी जितनी सप्लाई है, डिमांड कहीं ज्यादा, जो सप्लाई है वो डिमांड से कहीं कम है। सर लेकिन कहते भी हैं कि रिकॉर्ड हाई जो जो भी एसेट होता है उसमें एंट्री मारना थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। देखिए रिकॉर्ड हाई तो अब इसके बाद अगर कोई नया हाइट आ जाता है तो वो नया रिकॉर्ड हाई हो जाएगा। रिकॉर्ड हाई तो हम्म। अगर आप देखें, सिल्वर और गोल्ड ने कई दिनों से लगातार रिकॉर्ड हाई बनाते आ रहे हैं। लेकिन ये हम्म। एस्टेब्लिश करना, ये फाइंड आउट करना कि ये फाइनल रिकॉर्ड है, ये तो ऐसा कोई चीज नहीं हुई ना। रिकॉर्ड हाई तो हम्म। जब भी नई हाइट अचीव करेगा वो तो रिकॉर्ड हाई बन जाएगा। बट अभी हम्म। आप देखिए जो फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए हैं, वो फैक्टर्स तो अभी भी अलाइव है, एक्टिव हैं। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, यूएस हम्म। और यूरोप के बीच में तनातनी चल रही है, ग्रीनलैंड का हम्म। इशू है, ईरान का इशू है, रशिया यूक्रेन वॉर है, डी डॉलराइजेशन है। उसके अलावा हेजिंग के लिए, उसके अलावा जो है सेफ हेवन बाइंग के लिए बहुत गोल्ड और सिल्वर की बाइंग हो रही है। फिर जैसे मैंने बताया डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो वो सारे फैक्टर्स तो अभी भी अलाइव हैं। मानता हूँ कि प्राइसेस हाई जा चुके हैं, बट आज की तारीख में आप देखिए जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स, अब पिछले एक साल से टैरिफ्स ने ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन पैदा किया हुआ है। तो जब भी इस तरह हम्म। की वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ती है, तो ऐसे में सेफ हेवन एसेट की बाइंग हमेशा ज़्यादा होती है। आज भी सिल्वर की बात करें, सुबह सिल्वर की प्राइसेस काफ़ी गिरी हुई थी। अब वही सिल्वर हम्म। की प्राइसेस कल वाले लेवल पे आ गई हैं, एट पार आ गई हैं। जो हम्म। सुबह की सारी गिरावट थी वो अभी खत्म हो गई हम्म। है। हम्म। अच्छा। एक एक और सवाल जो बहुत अहम सवाल है, जिस तरीके से ग्लोबल टेंशन बना हुआ है इन सब के बीच, कहा भी जा रहा है कि 2026 के अंत तक सोना जो है वो 1,95,000 के आसपास जा सकता है, कमोबेश 2 लाख, और चांदी 4 तक जा सकती है। आप खुद मार्केट को बहुत बारीकी से समझते हैं, आपका खुद का क्या आपको पॉसिबिलिटीज नजर आती हैं 2026 के एंड तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइस कहां तक जा सकते हैं? मेरे हिसाब से ये इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। कारण जैसे मैंने आपको बताया, डिमांड हम्म। जो है बहुत ज़्यादा, पहले गोल्ड की बात करें, सप्लाई बहुत हम्म। कम है। गोल्ड की जो एग्जिस्टिंग माइंस है उनकी एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम हो रही है, नई माइंस की हम्म। डिस्कवरी नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है अगेन। अब हिंदुस्तान में तो हम गोल्ड ज्वेलरी शेप में हम सब लेना पसंद करते हैं, बट ग्लोबली हम्म। देखा जाए सेंट्रल बैंक्स जो है अब डॉलर की जगह अपने रिजर्व्स गोल्ड में क्रिएट कर रहे हैं। अब एक चीज है जिसकी सप्लाई कम है, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जाहिर सी बात है उसके रेट तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। दूसरा, हम्म। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी और बढ़ने की संभावना है। जिस तरह का एक्ट हमने देखे हैं, अभी देखिए यूएस ने वेनेजुएला के साथ जो किया, हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यूएस वेनेजुएला के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेगा, बट इस हम्म। तरह का एक्शन लेगा, इस नेचर का एक्शन लेगा, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ऐसे में हम्म। अब आगे जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बढ़ सकती हैं। आप देखिए यूएस और यूरोप के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, आज वो रिलेशनशिप खटास की तरफ पहुंचे हुए हैं। तो वो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को स्लो डाउन या रिसेशन में धकेलेंगे। तो ऐसे में गोल्ड जो है
जो प्राइस आपने कही वहां पहुंचने की संभावना है। सिमिलरली सिल्वर की बात करें, सिल्वर का इसके अलावा इंडस्ट्रियल यूजेज भी है, ईवीज में यूज होता है, सोलर इक्विपमेंट में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है, डिफेंस में यूज होता है। वहां भी जो है इसका यूजेज बढ़ा हुआ है, खासकर डिफेंस हम्म। इक्विपमेंट जो है बहुत ज्यादा परचेज किया जा रहा है बहुत सी कंट्रीज द्वारा। आज जो जी। जियोपॉलिटिकल हालात हैं और जिस तरह का रिस्क सारी कंट्रीज फेस कर रही हैं, तो मेरे हिसाब से जो दोनों प्राइसेस आपने कही हैं वो अचीवेबल हैं। संभावना है हम्म। कि गोल्ड भी उस प्राइस तक पहुंचने की संभावना रखता है और सिल्वर भी उस प्राइस तक पहुंचने की संभावना रखता है, क्योंकि हम्म। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है अभी कम होता हुआ नहीं दिख रहा। देखिए रशिया यूक्रेन हम्म। वॉर अब 2022 से चल रही है। सोचा था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगी, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर तो और इंटेंस हो सकती है। अब जी। ग्रीनलैंड को लेके अगर संभावित एक्शन हो जाता है, ग्रीनलैंड को लेके हम्म। कोई एक्शन हो जाता है, तो देखिए तो उस समय ग्लोबल स्लोडाउन और बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है सोना और चांदी सेफ हेवन एसेट माने जाते हैं, इनकी बाइंग और बढ़ेगी। सेफ और बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? डिजिटल गोल्ड लेना या गोल्ड ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड बाइंग? देखिए अपनी अपनी सूटेबिलिटी पे है। अब हम्म। जो डिजिटल गोल्ड लेना अपनी एक ऑप्शन है। ईटीएफ्स में जो है म्यूचुअल फंड होते हैं, तो म्यूचुअल फंड में मैं दर्शकों को बता दूं कि इस चीज़ का ध्यान रखें, एक तो लेने से पहले रिस्क फैक्टर्स और ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ लें। फिजिकल हम्म। गोल्ड में जो है आपको गोल्ड को स्टोर करना है, तो स्टोरेज का जो है वो रिस्क आपको उठाना है, चोरी से आपको बचा के रखना है। चौथा तरीका और दूसरा भी है ज्वेलरी लेने का। ज्वेलरी लेने में हालांकि कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं 10-15% या कुछ और आइटम हम्म। भी उसमें डाली जाती हैं, लेकिन हम्म। ज्वेलरी का एक एडवांटेज भी है। ज्वेलरी के क्या है, एक इमोशनल कंटेंट होता है उसमें। ज्वेलरी जब भी परचेज हम्म। की जाती है, जनरली इट्स परचेज फॉर 20 years 30 years, बिकॉज there's an एग्जैक्टली। emotional attachment. Certain times it has to be passed to the second or third generation. तो वो हम्म। लॉन्ग टर्म की होल्डिंग जो है ज्वेलरी में एम्बेडेड है, बिकॉज वहां पे जो है ज्वेलरी जो है आप 3 महीने बाद नहीं बेचोगे। आप रॉ गोल्ड ले हम्म। लोगे तो शायद 3 महीने बाद बेच दो। तो लॉन्ग टर्म में क्योंकि गोल्ड ज्यादा बढ़ने की संभावना है, तो अगर ज्वेलरी ले लेते हो आप, चाहे मेकिंग चार्जेस है, बट आप लॉन्ग टर्म के लिए रखोगे उसे। ज्वेलरी तो कई बार हमने सुना है दादी से पोते तक को दी जाती है या अपनी बहू जी। रानी से आगे बहू रानी को दी जाती है। दैट्स वाई हम्म। ज्वेलरी भी परचेज की जा सकती है, बिकॉज उसके अंदर लॉन्ग टर्म एम्बेडेड आ जाता है। तो चारों शेप में हम्म। आप परचेज कर सकते हैं। हाँ, ईटीएफ का जरूर मैंने कहा है आपको रिस्क फैक्टर और ऑफर डॉक्यूमेंट जरूर पढ़े, सिंस म्यूचुअल फंड है। हम्म। तो चारों फैक्टर्स के अपने अपने जो हैं फीचर्स हैं। अब फिजिकल गोल्ड आप लेते हैं, रॉ गोल्ड लेते हैं, तो वहाँ आपको हम्म। स्टोरेज का जो है वो रिस्क है, प्योरिटी का एंगल है, वो आपको चेक करना है। तो ये हम्म। सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपको वे करना है कि आपको कौन सी चीज सूट करती है, कौन सी चीज आपको जो है, इट डिपेंड्स अपॉन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर, कौन से इन्वेस्टर को क्या चीज सूट करती है। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इतनी बढ़िया और इतनी बारीक जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी ये बहुत पसंद आएगा। कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आकाश सर आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।